नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज की हमारी चर्चा हर उस भारतीय से जुड़ी हुई है जो अमेरिका जाने का सपना देखता है, चाहे पढ़ाई के लिए हो, टूरिज्म के लिए हो या फिर बिजनेस के लिए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय यानी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक नया नियम लागू किया है और अब शॉर्ट टर्म वीज़ा जैसे कि B1, B2 टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और अन्य नॉन इमिग्रेंट वीज़ा NIV के लिए इंटरव्यू केवल उसी देश में कराया जा सकेगा जहां आप या तो नागरिक हैं या फिर वैध निवासी। इसका मतलब ये है कि अब भारतीय पासपोर्ट धारक दूसरे देशों जैसे कि थाईलैंड, सिंगापुर या यूरोप के किसी देश जाकर वहां से इंटरव्यू देकर अमेरिका वीज़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। अभी तक कई लोग ऐसा करते थे क्योंकि भारत में वेटिंग टाइम बहुत लंबा हो गया था। अब ताज़ा आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में अमेरिकी B1, B2 वीज़ा के लिए औसतन 500 से 600 दिन का इंतज़ार करना पड़ रहा है। कई शहरों में ये समय और भी ज़्यादा लंबा है और यही वजह है कि हज़ारों भारतीय अपॉइंटमेंट स्लॉट पाने के लिए विदेश का रास्ता चुनते थे, लेकिन अब ये विकल्प बंद हो गया है। इस बदलाव का सीधा असर भारतीय स्टूडेंट्स पर होगा, बिजनेस ट्रैवलर्स पर होगा, जो लोग जाना चाहते हैं यूएस किसी भी काम की वजह से या अपने परिजनों से मिलने के लिए, उन पर होगा। पहले से ही अपॉइंटमेंट बैकलॉग है और अब दबाव और बढ़ सकता है। हमने देखा था कोविड के बाद भी लगातार जो है इसकी शिकायतें सामने आ रही थी। लोगों को साल 2 साल लग रहे थे यूएस वापस जाने में या वहां से भी यहाँ आने में। लेकिन आज का जो शो है उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नए नियम है आखिर क्यों लागू किए गए हैं। भारत में अपॉइंटमेंट वेटिंग टाइम को कम करने के लिए अमेरिकी दूतावास और काउंसलेट आखिर क्या कदम उठा सकते हैं या क्या कदम उठा रही हैं। एक आम भारतीय यात्री हो या स्टूडेंट हो, उनके लिए अब क्या विकल्प बचे हुए हैं। ट्रंप सरकार क्यों लगातार वीजा के नियमों में बदलाव यहां पर कर रही है। थाईलैंड और यूरोप जैसे देशों में वीजा इंटरव्यू कराने वालों पर अब क्या असर होगा, यही बड़े सवाल जो कि हम हमारे मेहमानों के सामने रखेंगे। हमारे साथ एडवोकेट गौरांग पारिक जुड़ चुके हैं, इमिग्रेशन लॉयर हैं, और जयंत दास गुप्ता फॉर्मर एम्बेसडर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अमेरिका के इस बड़े फैसले की गहराई से पड़ताल। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है हमारे इस शो में। और जयंत दास सर, आप ही से पहले समझना चाहूंगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसकी वजह समझना। आखिर अब ऐसे में देखिए डिले तो होगा ही, और ऐसा भी नहीं है कि डिले कुछ कम है। यहाँ पर कई दिनों का डिले, 500-600 दिनों का डिले तो वैसे भी हमें दिखाई दे रहा था, इतना इंतजार करना पड़ रहा था। अब ये और कहानी में पेंच फंस गया है। कैसे देखते हैं आप इस कदम को, और आखिर क्यों इस कदम के पीछे अगर मैं रैशनल समझना चाहूँ तो। नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी में लगभग 40 अलग अलग श्रेणियां हैं। और इसमें बिजनेस वीजा के अलावा जो स्पाउसेस ऑफ वीजा होल्डर्स हैं, जिनको जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनके लिए भी ये लागू होगा। तो नॉन इमिग्रेंट वीजा में ये बात सही है, अभी लगभग 3.5 से 9 महीने का समय लग रहा है अपॉइंटमेंट के लिए। और इसको इस समस्या का हल ढूंढने के लिए लोग जा रहे हैं। खासकर सिंगापुर जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, और जर्मनी तक का की दूरी वो नाप रहे हैं कि जल्दी से अपॉइंटमेंट मिले और वहां से वो वीजा मिल सके। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के अधीन, इन्होंने वीजा नियम टाइटन करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि 18 से 79, इसके अगर इस समय सीमा के, इस उम्र सीमा के बाहर के लोग हैं तो उनको पर्सनल वीजा इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये भी एक नया कदम उन्होंने उठाया है। और इस तरह के कई मामले हैं कि 18 साल के पहले अगर किसी को वीजा मिला हुआ है, तो 18 के बाद अगर रिन्यूअल की बात आती है तो उन्हें भी इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये एक जनरल जो उनका रवैया है कि वीजा, यूएस वीजा को आसानी से हम नहीं वो दे, इस पहल के क्रम में ये एक और कदम है। और इससे एक जो
नजर आता है व्यापार के मामले में, बिजनेस जो के मामले में, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में, इन सब चीज़ों के लिए बहुत समय बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का आना जाना बहुत शॉर्ट नोटिस पर ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सो और कठिन हो जाएंगी और इससे व्यापार को झटका लगेगा। रंग थोड़ा सा उन लोगों की बात कर लेते हैं जहाँ पे व्यापारी ही शामिल नहीं है, बच्चों के भविष्य की भी बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी मेरे ख्याल से जो कि कतार में होंगे जाने के लिए, जिनकी फिलहाल वीज़ा वगैरह उन सबको प्राप्त हुआ है या जो जाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, अब उन सबको तगड़ा झटका कितना इम्पैक्ट आपको इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलर आता हुआ दिखाई दे रहा है गौरांग? नमस्ते कविता जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। बेसिकली ये जो रूल है जो कि आप दूसरे देश में जाके वीज़ा एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, या अगर आप थर्ड कंट्री में से जाके आपको वीज़ा एप्लीकेशन करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये रूल बहुत पहले से हैं। लेकिन यूएस गवर्नमेंट इसको बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से लागू नहीं कर रही थी, और इसका फायदा ये ट्रैवल एजेंट बहुत गलत तरीके से ले रहे थे। समझो आपको इमरजेंसी में स्टूडेंट वीजा का इंटरव्यू लेना है, या बिजनेस वीजा का लेना है, या स्पाउस वीजा का लेना है, या इमिग्रेंट वीजा का लेना है, तो जो कॉमन पब्लिक था जिसको लेना है इंटरव्यू का डेट, वो उनके पास से ट्रैवल एजेंट्स जो रहते थे वो ज्यादा पैसा चार्ज करके उनको ये वीजा इंटरव्यू डेट लाके देते थे। ये सब उन यूएस कॉन्सुलेट को, यूएस डिपार्टमेंट स्टेट को बहुत सारी कंप्लेंट गई कि ऐसा सब गोरख धंधा चल रहा है, ज्यादा पैसा लेके कोई कोई ट्रैवल एजेंट्स तो 50,000 से लाख रुपया स्टूडेंट्स के पास से लेते थे, B1 B2 के पास से लेते थे। ये सब उनको मालूम पड़ना चालू हुआ कि भाई ये सब चल रहा है। इसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप, जो रूल पहले से था ये, उसको ज्यादा स्ट्रिक्ट किया हुआ है। बाकी ये रूल जो था कि भाई आप पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन हो, उसके अंदर से ही आपको वीजा एप्लीकेशन करना है, ये रूल बहुत पहले से है, अभी का नहीं है ये। तो ये तो था, तो बहुत सारी कंप्लेंट उनको गई। मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो थे, जिन्होंने स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन किया हुआ था, जिनका रिजेक्ट हुआ या अप्रूव हुआ, उनको भी ये कॉन्सुलर ऑफिसर्स जो थे वो एक टिपिकल क्वेश्चन ये साल से पूछना चालू किए हैं कि भाई आपने कोई ट्रैवल एजेंट के पास से ये ट्रैवल डेट, ये अपॉइंटमेंट डेट आपने लिया है क्या? आपने किसी को कंसल्ट किया है कि भाई ये डेट मुझे चाहिए, या फिर ये डेट मुझे लाके दीजिए? तो ऐसा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यूएस कॉन्सुलेट या एम्बेसी या जो है इंडिया में पर्टिकुलर, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बिजनेस वीजा होल्डर्स को, नॉन इमिग्रेंट वीजा होल्डर को, बहुत सारे लोगों को पूछा हुआ है। तो ये जो प्रैक्टिस चल रही थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उनको चीट हुआ है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं उनको बहुत चीट हुआ है। तो ये जो है, इसकी वजह से यूएस ट्रैवल स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस एम्बेसी इन इंडिया है, उन्होंने ये स्ट्रिक्ट नॉर्म्स चालू किए कि भाई आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको इंडिया से ही एप्लीकेशन करना है, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नहीं जा सकते। इसके ये एक रीजन मैंने जो बताया कि भाई ये रीजन है। लेकिन इसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड वर्ल्ड में जाके एप्लीकेशन करते थे, समझो थाईलैंड जाते थे, सिंगापुर जाते थे, मलेशिया जाते थे, इंडोनेशिया जाते थे, ये सब जगह पे जाते थे, उनका भी ये स्टॉप हो जाएगा, वो नहीं जा सकेंगे और उनको इंडिया से ही एप्लीकेशन करना है। तो ये जो प्रैक्टिस है, मेलाफाइड प्रैक्टिस है, वो स्टॉप हो जाएगा। और ये जो यूएस इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, जो ऑलरेडी उधर इमिग्रेंट्स पहुंच गए हैं, वो क्या करते हैं कि भी उनके कंट्री में और इमिग्रेंट्स नहीं आवे, इसकी वजह से वो लोग स्टॉप करते हैं, ऐसा स्ट्रिक्ट रूल निकालते हैं। लेकिन इनकी वजह से ये साल में मई के बाद 50% स्टूडेंट वीजा का ड्रॉप आया है। लास्ट ईयर जो 2 लाख या 3 लाख स्टूडेंट वीजा इशू किए थे, ये बार उस नॉर्मली 1 लाख 1.5 लाख के आजू बाजू स्टूडेंट वीजा इशू हुए हैं। तो ये जो ड्रॉप हुआ है उनकी वजह से उनकी जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनको भी बहुत बड़ा फटका लगा हुआ है। लेकिन ये जो ट्रम्प का पॉलिसी है, वो ट्रम्प का पॉलिसी उनको ये कहता है कि भाई हमारे देश में आप आ रहे हैं तो हम आपको पूरा स्क्रूटिनाइज करके
और आपका जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आपका अकाउंट जो है वो स्क्रूटिनाइज करते हैं बिफोर इंटरव्यूइंग। यानी आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपका सब सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा और उसको ओपन करना पड़ेगा। आप लॉक्ड रखते हैं तो वो नहीं चलेगा, आपको सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर उनको वो अपने सोशल मीडिया के अंदर कुछ गलत बात दिखाई देती है तो वो उनको वीजा नहीं देते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। उनका अपॉइंटमेंट भी कैंसिल करते हैं, उनका दिया गया वीजा रहता है वो भी वो कैंसिल करते हैं। इसके अंदर ये है कि आप अपील नहीं कर सकते हैं। यही होता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज, यूएस यूनिवर्सिटी या कॉलेज, अगर वो उधर रिट पिटिशन फाइल करती है अमेरिका में कि भाई हमको हमारे जो लास्ट ईयर स्टूडेंट आए थे, ये टाइम स्टूडेंट बहुत कम हो गए, उसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, हमारे फीस में कटौती हो रही है, हमारी इकोनॉमी को खत्म ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो यूएस कोर्ट्स वो उसके ऊपर बैन लगा सकती है। लेकिन अभी जो मौजूदा परिस्थिति है जिधर ट्रंप सरकार ने उनके देश में आने से सबको रोक रही है, तो ये जो स्टेप है कि भाई आप अपनी कंट्री में ही एप्लीकेशन कर सकते हैं और अपनी कंट्री में से ही इंटरव्यू दे सकते हैं, ये स्टेप वो उसके अंदर फॉरवर्ड स्टेप है। दूसरा इन्वेस्टर्स वीजा थे। इन्वेस्टर्स वीजा में भी अभी EB-5 करके वीजा थे। EB-5 में आप 10 करोड़ या 8 करोड़ इन्वेस्ट करते थे तो इन्वेस्टर्स को भी इंटरव्यू डेट नहीं मिलती थी, तो वो लोग क्या करते थे, आप जाते थे कंबोडिया जाते थे, वियतनाम जाते थे, सिंगापुर जाते थे, उधर जाके आप वीजा अपॉइंटमेंट लेते थे। EB-5 का जो इन्वेस्टर वीजा है तो 10 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करते हो लेकिन इनको इंटरव्यू डेट नहीं मिलती थी, तो ये भी स्टॉप हो जाएगा। और ये वीजा जो EB-5 इन्वेस्टर वीजा है जिधर अमेरिका को फायदा होता था कि 10 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं और आप उधर से ग्रीन कार्ड लेते थे, तो वो भी उसको भी बैक ट्रैक हो जाएगा। अभी EB-5 पहले जब नया नया चालू हुआ था EB-5 1990 में, और जब ये EB-5 का ज्यादा चलन चालू हुआ 2014-16 से चालू हुआ कि 5 करोड़ इन्वेस्ट करो, 8 करोड़ इन्वेस्ट करो, 10 करोड़। उसके बाद में ये ट्रंप सरकार आने के बाद उसमें भी बहुत बैकलॉग हो गया है और अभी तो 2-3 साल इन्वेस्टर्स वीजा को भी 2-3 साल ग्रीन कार्ड मिलने में लग जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उधर जो कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी भी बैंकरप्ट हो जाती है, ये होता है, तो उनका वीजा, उनका पैसा सब चले जाता है। तो ये सब तकलीफें हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस ये लगता है कि भाई ये जो फेस है ये स्टूडेंट वीजा का, ये अपॉइंटमेंट डेट का, वो टेम्पररी है 1 या 2 साल के लिए। उसके बाद में जब से उनको मालूम पड़ना चालू होगा कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है हमारे बिजनेस में, हमारी इकोनॉमी को तकलीफ हो रही, तो ये 1 या 2 साल तक ये थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बाद में वापस सब ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन अब यहाँ पर बच्चों का भविष्य है, वो तो 1-2 साल के लिए नहीं टाला जा सकता ना, आपका बिजनेस तो नहीं रुकेगा। अब यहाँ पर तो आपको निरंतर प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपको प्लानिंग बदलनी भी पड़ेगी। अब ऐसे में गुप्ता साहब, किस तरह की बातचीत की जा सकती है? क्या भारत की तरफ से किसी भी तरह का कोई कदम या किसी भी तरह की कोई सिफारिश या कोई रिकमेंडेशन गुप्ता साहब दी जा रही है यूएस को? ये जो आदेश निकला है ये बहुत ही 1-2 दिन पहले ही निकला है। सबसे पहली बात यह है, तो भारत भी इसकी परीक्षा करेगा और अपनी अनुशंसा देगा। लेकिन एक चीज इसमें गौर करने की है कि ये सारे विश्व के देशों पर कुछ उसमें अपवाद हैं, जैसे रूस है और एक आध और देश है। बाकी सारे देशों के संदर्भ में ही ये आदेश जारी किया गया है। इसीलिए सिर्फ हिंदुस्तान के बच्चे या हमारे जो पर्यटक हैं या नहीं, लेकिन जयंत साहब, अधिकतर लोग तो भारत से ही जा रहे हैं ना। भारत से जो लोग जा रहे हैं उनकी तादाद भी तो आप देखिए, भले ही बच्चे हों या बिजनेसमैन हो, हमारी तादाद तो ज्यादा ही है, तो क्या हमें वहां पर तरजीह नहीं दी जानी चाहिए? ऐसी बात नहीं है कि भारत से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स का संबंध है, चीन से सबसे ज्यादा जाते हैं, उसके बाद भारत से जाते हैं। खैर वो एक आंकड़े की बात है।
लेकिन ये जो यहाँ से हमारे छात्र छात्रियां जाते हैं, वो जाते हैं कि एक अच्छी पढ़ाई होगी और उसके बाद उन्हें वहाँ रह करके तजुर्बा अपना अनुभव बढ़ाने का मौका मिलेगा। और अगर नौकरी मिले तो वो और अच्छी बात है, नौकरी भी मिल सकती है जिसके बाद वो H1B वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी एक क्रम में। अब चूंकि ट्रम्प साहब के आने के बाद से ही नहीं, पहले से ही अगर आप देखेंगे कोविड के बाद से ही यूएस वीजा में अपॉइंटमेंट मिलने में बहुत लंबे समय का अंतराल होने लगा था। चूंकि उन्होंने स्टाफ की भी कटौती की कोविड के तुरंत बाद से, हिंदुस्तान में खासकर। तो इसके चलते ये अभी 3.5 से 9 महीने का हो गया है। ये एक समय था जब 1.5 साल का था पीरियड। तो ये घटना शुरू हुआ है, लेकिन इसमें भारत सरकार तो ये अनुशंसा जरूर कर सकती है कि आप संख्या बढ़ाएं अपने वीजा इंटरव्यूज या उसके लिए जो तिथि निर्धारित करते हैं उसको, और कम समय के अंतराल पर आप दें। एक चीज मैं और छात्रों के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि यूएस के जो अधिकतर यूनिवर्सिटीज हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, उनके लिए जो एडमिशन डिसीजंस हैं वो पिछले वर्ष के दिसंबर तक लगभग पूर्ण हो जाते हैं। एक आध विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके यहाँ फरवरी या मार्च तक भी भर्ती की प्रक्रिया चालू रहती है। तो जिनको एडमिशन मिल चुका है दिसंबर में, उन्हें तो पूरा 8 महीने का वक्त मिल जाता है अप्लाई करने के लिए वीजा के लिए। और मार्च के बाद भी 4-5 महीने तो अभी भी 3.5-4 महीने में कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में वीजा इंटरव्यू मिल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जरूर समस्या है, कुछ लोगों को असुविधा जरूर होगी। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप जितने लोग हिंदुस्तान से अप्लाई करते हैं नॉन इमिग्रेंट वीजा के लिए, उनकी तुलना में अगर देखें जो हिंदुस्तानी बाहर जाकर के कर रहे हैं, तो वो संख्या नगण्य है। जो सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया या थाईलैंड जाकर के अपना आवेदन डाल रहे हैं और डेट ले रहे हैं, उनकी संख्या नगण्य है। तो अब उसी में कटौती होगी कि वहां से आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इतनी ही सी बात होगी। चलिए गौरांग, आप क्या कहते हैं? हाँ, सही बात है। एम्बेसडर साहब ने बोला कि जो बाहर से अप्लाई करने वाले स्टूडेंट हैं, छात्र हैं और बिजनेसमैन हैं, उनकी तुलना इंडिया में से जो करते हैं उनसे बहुत कम तादाद है। हार्डली 5,000 भी नहीं बोल सकते, इतना भी नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कम है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो इंडिया से ही करते हैं, या तो आप कलकत्ता से करो या दिल्ली से करो या चेन्नई, हैदराबाद, बम्बई, ये सब से ही करते हैं। लेकिन आपको जो क्वेश्चन था कि आप इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो इंडियन गवर्नमेंट नॉन इमिग्रेंट वीजा के मामले में कुछ नहीं कर सकती। जो यूएस सिटीजन रहती है, जो यूएस कॉलेज रहती है, उनको एक रिट पिटिशन फाइल करना पड़ेगा यूएस कोर्ट में। जैसे अभी टैरिफ जो बढ़ाए हैं उसके अंतर्गत यूएस सुप्रीम कोर्ट में बिजनेस जो हाउसेस हैं उन्होंने किया है, वैसे ही यूनिवर्सिटीज जो हैं, कॉलेज हैं, उनको रिट पिटिशन फाइल करना पड़ेगा कि भाई इसकी वजह से हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो इनफ्लो था हमारे यूएस कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, वो बहुत कम हो गया है और उसकी वजह से हमको बहुत फाइनेंशियल और ये सब तकलीफें हो रही हैं। और ऐसा एक रिट पिटिशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी वालों ने भी किया था और उनको ट्रंप का जो ऑर्डर था उसके ऊपर स्टे ऑर्डर भी मिल गया था। ये जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पैलेस्टीनियन का जो चल रहा था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और उनको ट्रंप गवर्नमेंट आई जनवरी के बाद, उसके बाद उनको बहुत सारे स्टूडेंट को उनका एडमिशन कैंसिल किया था, ट्रांसफर किया था, फंड बंद कर दिया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी का। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने रिट पिटिशन फाइल किया था और वो जो ट्रंप का जो ऑर्डर था उसके ऊपर स्टे ऑर्डर भी ला दिया था। तो वैसे ही यूएस यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, वो थ्रू कोर्ट्स आप ट्रंप
गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। बाकी इंडियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं वीजा के मामले में, बिकॉज इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, यू कैन नॉट इम्पोज समथिंग ऑन देम। गौरंग, थोड़ा सा नुकसान के लिहाज से मुझे समझना होगा। अब जिन लोगों ने अपनी टिकट्स दूसरे देशों से करा कर रखी हुई है वो तो जा पाएंगे ना, उनको किसी तरह की रोक नहीं है। अब जो नई रिक्वेस्ट होगी हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, अभी सितंबर 6 के बाद जिसको जिसको करनी होगी उसको उनको उनको है ना नया अपॉइंटमेंट लेना है तो इंडिया से ही लेना है, इंडिया के बाहर से नहीं ले सकते। लेकिन जिनका ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है उनका कैंसिल नहीं होगा। तो ऐसे में अब किस तरह से अपनी प्लानिंग को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बदलाव किया जाए? किसी को अगर इमिडिएटली जाना हो, बिकॉज प्लानिंग तो लोगों की हुई ही रहती है, अब वो बहुत बड़ा झटका आ जाएगा लोगों के लिए। नहीं, इसमें भी एक है, अगर आपको बहुत इमरजेंसी में जाना है या फिर 1 महीने के अंदर किधर किसी को इमीडिएट बिजनेस मीटिंग में जाना है या कोई बीमार है मेडिकल उसके अंदर, तो आपको एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप इमरजेंसी वीजा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और उनके साथ डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं कि भाई मुझे इमीडिएट बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, या कोई बीमार है या कोई कोर्ट केस है उधर, तो फिर आप डॉक्यूमेंट अटैच करो, आप ईमेल करो उनको, तो आपको वो इमरजेंसी वीजा डेट अपॉइंटमेंट भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका वो प्रॉब्लम नहीं समझते, लेकिन आपको वो एविडेंस करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा कि व्हाई डू यू वांट टू शेड्यूल एन इंटरव्यू और अपॉइंटमेंट ऑन इमरजेंसी बेसिस। अगर आप वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आपको इमरजेंसी वीजा अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो आपको नियर फ्यूचर यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपको, कभी कभी 15 दिन में भी मिल जाता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन आपको लगाना पड़ता है और ईमेल करना रहता है, तो वो आपको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट भी देते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। यानी अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू करते हैं और आपको ट्रैवल एजेंट बोलता है कि भाई हमको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, ये लगेगा वो तो आप उसके झांसे में मत आइएगा। उसका दिस इज अवेलेबल ऑनलाइन, US travel-state.gov के वेबसाइट के ऊपर ही है। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड करना पड़ेगा और आप इमरजेंसी अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूएस गवर्नमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट आपको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है, वो दे रहा है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, दैट्स इट। देयर आर नो एक्स्ट्रा फीस फॉर दैट। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा पेंच फंसता हुआ उन तमाम लोगों के लिए जो कि प्लानिंग कर कर बैठे हुए थे। लेकिन फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट, जहाँ तक यूएस के वीज़ा की बात है, यहाँ पर नियम थोड़े से और सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, थैंक यू। और आज के इस एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।